तो मिस्टर गोपाल, आप कुछ बताना चाह रहे थे और कुछ समझाना चाह रहे थे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ऊर्जा मॉडल मैंने आपको समझाया है, जी वो आपको कितना समझ में आ गया है और कुछ कितना आप कन्विंस हो गए हैं जी। कि यह बदलाव का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। हम्म और हम हेट्रोजीनियस ग्रुप जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, वो हम्म सब अपने काम यथावत करते रहें। केवल हम्म एनर्जी लेवल पर जुड़ के हम हम्म अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, और एक हम्म बदलाव का बहुत स्थायी जो है माध्यम बन सकते हैं। हम्म क्योंकि हम और आप दोनों को ये बात समझना होगी कि जो हम्म बदलाव हम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून व्यवस्था पॉलिसी आदि के माध्यम से बदलेंगे, वो हम्म ज्यादा चिरस्थायी होगा। हम्म जो बदलाव दबाव से, बिना आत्मा के, बिना एनर्जी के आएगा, वो एक हम्म ढकोसला होगा। वो हम्म केवल जो है आपको खुश करने के लिए कुछ कुछ चीजों को कर दिया जाएगा जो कि मिनिमम होंगी, और हम्म उसमें इतने छेद छोड़ दिए जाएंगे हम्म कि वो बदलाव आपका वो मकसद कभी पूरा नहीं करेगा जिसकी हम्म मकसद के लिए उस बदलाव को किया गया है, जैसा हम्म। कि लोकपाल एक्ट में हुआ जी है कि नहीं? तो आप जी जी। इसके आप पहले अपना ओपिनियन दें, फिर इसके बाद आप वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हाँ, इसको, आपकी बात को मैं 101% सहमत होते हुए मैं केवल इसको एक शेर के रूप में कहना चाहूँगा, हाँ, हाँ। और वो ये है: कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। हाँ? वाह। तो ये जो चीज है, हम्म, ये जो मैटर है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ, कैसे हम्म, हुआ, हम्म, और इसका सॉल्यूशन क्या है, हम्म। ये इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये शेर फरमाया है। ये बिल्कुल। मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से कॉपी किया है, लेकिन मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसको बोलना मैं बहुत समीचीन समझ रहा था। हम्म। तो एक तो बात ये है। हाँ, हाँ, दूसरी बात ये है सर कि मैं आपके इस ऊर्जा मॉडल का हाँ, हाँ। जो है, मेरी इसके संदर्भ में कुछ जिज्ञासाएं हैं। जरूर। जिज्ञासा इन द सेंस हम्म। कि हम ये ऊर्जा जो मॉडल है, हाँ, हाँ। कितने ऊर्जा मॉडल बना चुके हैं, इसमें कितने लोग अभी तक जुड़ पाए हैं, उसका विधिवत स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप में अभी तक हमारा अचीवमेंट क्या रहा है, उसमें क्या क्या उसमें चेंजिंग की भी किए हैं, क्या कोई सुझाव ऐसा आया जिसमें मुझे उस मॉडल में कुछ संशोधन करने पड़े हों, परिवर्तन किए हुए हों। मतलब मेरा क्वेश्चन सीधा सा ये है कि जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस मॉडल के ऊपर में स्पेशली कुछ लिखा हुआ आलेख, कुछ आपके विचारों का संग्रह, वो सबसे पहले उसको स्टडी मुझे करना चाहिए। आप मुझे जो है, मतलब मुझे आप क्या यदि मतलब, यदि हम आप सभी लोगों को स्टडी करना चाहिए। यदि जी आप क्राइम फ्री भारत पर जाएंगे, तो जी उसके डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजें जो मैंने आपसे चर्चा की हैं, वो उसमें विस्तार से लिखी गई है। राइट? जी जी तो जी आपको उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जो है नए वीडियो ऑडियो को देखेंगे, तो जी। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पूरे डिटेलिंग मिल जाएगी। राइट? अच्छा सर, अभी तक कितने लोग जुड़े हैं इस अभियान में? इस अभियान में अब तक लगभग 60,000 लोग जुड़ गए हैं। 60,000 और लोग? ये अभियान अभी फ्रेगमेंटेड फॉर्मेट में है। किस लोकपाल फॉर्मेट में? फ्रेगमेंटेड फॉर्मेट में है। मतलब अच्छा, ये फ्रेगमेंटेड का मतलब ये है कि अभी अपना सही शेप प्राथमिक नहीं, चरण। हाँ, सही शेप नहीं ले पा रहा है। हम्म। क्योंकि संकल्पित होकर जिस ऊर्जा से आपको अपने अधीनस्थ लोगों को करना है और उसके बाद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम्म इसमें दो ही चीजें हैं, पॉजिटिव हम्म ऊर्जा और हम्म। संकल्प भाव। राइट? जी काम बहुत छोटा है, जैसा मैंने आपको समझाया है कि इन टोटल ऑन एन एवरेज हमें 50 लोगों को ही जोड़ना है। राइट? जी 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 तो जी। जो कि बहुत सरल नहीं है, मतलब कठिन नहीं है। मतलब जो हम्म। कुछ लोग 90 जोड़ेंगे, कुछ लोग 10 जोड़ेंगे, और हम ऑन एन एवरेज 50 जोड़ के हम जो है 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ठीक लेकिन है। इसमें सबसे बड़ी बात है फुल कन्विक्शन एंड हम्म
यह बात का एहसास लगाना कि हमारे कितने फैसेट्स हैं और हर फैसेट का अपना अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, राइट। जी तो जी। आप जिस प्रोफेशन से जुड़ा है उसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, जिस शिक्षा से आप आए हैं उसके अलमुनाई होंगे, वो प्रभाव क्षेत्र होगा। आप सामाजिक संगठनों से जुड़े होंगे, उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। यदि आप किसी प्रोफेशन से हैं तो प्रोफेशन का प्रभाव क्षेत्र होगा। इस प्रकार ढेर सारे प्रभाव क्षेत्र के से जुड़े हुए लोगों को आप जो अपना प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा, और उसमें आप बात करिए, और बात करके जो आपको यदि पत्थर लग रहा है तो उस पर ज्यादा एनर्जी खर्च ना करें। हालांकि पत्थर को भी समझाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा ना रखें। तो आप क्राइम फ्री भारत का वेबसाइट बनाए हैं, कैसे, क्या उसको क्राइम फ्री टेक्निकली कैसे? क्राइम फ्री भारत का वेबसाइट भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल भी है, सभी मल्टीमीडिया पर भी है, इसका ब्लॉग भी है। आप जो है क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको सब मिल। अच्छा, कोई आपने एक ऐसा पोस्ट बनाया है जिसमें सारे लिंक एक साथ दे करके, हाँ, यदि और वो क्या, आपका उद्देश्य क्या है, वो 4 लाइन लिख करके? जब आप हाँ। क्राइम फ्री भारत पर जाएंगे, हम्म राइट, तो उसमें जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब डिटेलिंग दी गई। नहीं, मेरा 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 एक छोटा सा सुझाव ये है हाँ। कि आज अपनी क्रीम चीज रहना कहीं पर वो एक अलग चीज है, लेकिन उस क्रीम चीज के बारे में कहाँ और कैसे मिलेगा यह बताने की भी जिम्मेवारी बनती है। और ये अगर सही शब्दों में सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो लोगों की एसेस नहीं हो पाती, उस तक जानकारी के अभाव में वो पहुंच नहीं पाता जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड जो पीपल है। बिल्कुल आप ठीक कह तो रहे मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा पोस्ट आप बनाएं हैं। जिसमें आपके संस्था का जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो सीमित शब्दों में 4 या 5 लाइन में ही मात्र वो सबसे पहले लिखें, और उसके बाद ये लिखें कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उसके बाद लिंक डाल दें, यूट्यूब का लिंक डाल दें, फेसबुक का लिंक डाल दें, व्हाट्सएप का ये डाल दें, ग्रुप डाल दें कि ग्रुप में आप जुड़ने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। हमारा वेबसाइट देखना चाहते हैं, डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। मतलब आदमी को यूजर फ्रेंडली बनाइए, यूजर फ्रेंडली। तो एक ऐसा पोस्ट जैसे उसका सैंपल के तौर पे अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ जिसका नाम है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म नाम है उसका AIHRA। तो उसने जिस तरह से अपना एक पोस्ट बनाया है, ठीक उसी तरह का मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसी तरीके से ये कीजिए। नंबर 2 कि जो अपना कुटुंब ऐप है आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और उसमें ऐसे टूल बनाए गए हैं कि आपको इतना एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी एक करकरडुमा कोर्ट में एक एडवोकेट मिस्टर गुप्ता है और उनकी असिस्टेंट एक एडवोकेट नीतू वर्मा है। उस दोनों ने मिलके ये लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करके बनाया संस्था, और उस संस्था में सबसे ज्यादा योगदान तो मिस्टर गुप्ता का था, और वो सर्वोपरि थे। और सेकंड नंबर पे एडवोकेट गुप्ता का नाम था। आज की डेट में जब से मैंने एंट्री ली, वो जो नीतू वर्मा है वो तो सबसे पायदान पे नीचे चली गई, नंबर 2 पे मैंने कब्जा कर लिया। तो जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, उसे निश्चित तौर पे उसके कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलना चाहिए। 5,500 मेरे को पॉइंट्स मिले हैं, उसमें पॉइंट्स मिलता है। यानी जो आदमी जितना बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट्स के आधार पे उसका मूल्यांकन होगा, उस पर उतना स्टार लगेगा, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और उसमें सब किसी भी सदस्य का आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, उसका नाम, फोटो, एड्रेस, प्रोफाइल सब कुछ चेक कर सकते हैं उसमें। तो वो भी सबसे बढ़िया है। मतलब एक साथ बनाया हुआ है सर, आपको टूल मिल रहा है तो हमें अलग से वेबसाइट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, और उसके माध्यम से सीधा उसमें आर्टिकल्स भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जो एडमिन है वो जो चाहेगा जिसका पोस्ट आगे बढ़ाना वही कर सकता है। आप अपने तरफ से पोस्ट कर दिए, लेकिन एडमिन चाहेगा कि नहीं ये पोस्ट ना जाए तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से पैनल यानी कि आपके हाथ में होता है, कंट्रोल पैनल। तो ठीक उसी तरह से आप अपना क्राइम फ्री भारत का भी बनाइए। तो उसमें आप सीधा आज ही कांटेक्ट कीजिए,
इनसे और वो बन जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए मेरा कमाल, वो कहते हैं ना मेरे पैरों में घुंघरू बंधाते तो फिर मेरी चाल देख ले। तो आप जैसे ही कुटुंब आपके ऐप पे आ जाएंगे ना। जी आपका जो सलाह है वो बहुत ही सुंदर है, और जी। मैं उसे आज ही इम्प्लीमेंट करूंगा। और तीसरा तीसरा सुझाव एक और है, हाँ हाँ। वो है सिग्नेचर कैंपेन। ओके आप इस क्राइम फ्री भारत के ऊपर में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाइए ओके ऑनलाइन। ओके तो वो उसके लिए आप एक वेबसाइट नोट कर लीजिए सर, CUSE cause.com ओके। है, cause.com। और एक और है, हाँ उसका हाँ। नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। आप हाँ दोनों की लिंक मुझे भेज दीजिएगा, तो उस हाँ पर जी हाँ अपन जी। डाल देंगे, तो तो अच्छी बात है। उस पर क्या है कि आपका जो भी जितना भी मटेरियल है, हाँ हाँ। जितना भी रिटेन मटेरियल है और ऑनलाइन लिंक है, उन सारे चीज को आप एक ही जगह सारा रिप्रेजेंटेट कर देते हैं। और उसमें अगर आपका कोई डोनेशन वगैरह का है तो वो सारा भी उस पर लिख देंगे आप, अकाउंट्स नंबर वगैरह और पेटीएम वगैरह या और भी जो भी ऑप्शंस होते हैं, हाँ यानी हाँ। उसको बोलते हैं हाँ, तो वो सारा भी डाल देंगे। और उसके बाद ये लिखेंगे कि क्या आप हमारे इस अभियान को समर्थन देते हैं। तो उसका एक फॉर्मेट बना दीजिए, और ये लेटर टाइप का, कि भाई ये सारा लेटर जो है हम ये क्राइम फ्री भारत के लोग के समर्थक लोग ये बदलाव चाहते हैं, और इसके लिए एक लेटर बना दीजिए, जनरल ड्राफ्टिंग लेटर टू, कॉमन लेटर टू PM एंड कॉमन लेटर टू प्रेसिडेंट, कॉमन लेटर टू होम मिनिस्टर। आप एक काम करिए, इसके जरा ड्राफ्ट बना के मुझे भेजिए, तो उसको हाँ संशोधित करके जो है ना, थोड़ी सी कम एनर्जी में हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अभी आप तो सर पुलिस सुधार पर के लिए काम किए हैं। मैंने अभी CRPC में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट भेजा है। ओके हाँ, तो होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को। तो ओके। वो लेटर भी हम आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है तो ठीक है आप उसको देखना। ठीक है। और उसके बाद हम अपने विषय पर जो हमारे ऊपर में जो ACP ने वो किया, तो उसके संदर्भ में हम काउंटर रिप्लाई जो है जो तैयार किए हैं, उस काउंटर रिप्लाई को एक बार आप अवश्य पढ़िएगा। वो ओके काउंटर रिप्लाई अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। ओके तो उससे उससे किस तरह से नेक्सस किसी जेन्युइन पर्सन को परेशान करता है, और उसकी परेशानी के बाद वो जो आदमी आता है जब बाहर से जेल से जब आता है, उसके बाद जो उसका रूप निखर के सामने आता है, उसके बाद जो वो अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है, उसके बाद जो उसका चैनलाइजेशन है, उसके बाद जो उसकी नेटवर्किंग है, और उसके बाद जो उसकी काउंटरिंग है, वो देखने वाला चीज़ है। वो कैसे है वो इस ड्राफ्ट में दिखेगा आपको। और उसके बाद मुझे विजिलेंस ने बुलाया। विजिलेंस में हमने पूरी उसका क्वेश्चनायर हुआ। क्वेश्चनायर के बाद मैंने सारा चीज़ का रिप्लाई किया। मैंने सीधे कहा कि मेरा जो ड्राफ्ट है भेजा हुआ ईमेल से, वही अपने आप में संपूर्ण दस्तावेज है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना, और ये मेरे द्वारा भेजा गया ईमेल है। बस इतना कहा, और मैं इसी पर कार्रवाई चाहता हूँ। बस सारे कागजात पर मेरे से साइन करवा लिया। और उसके बाद कुछ क्वेश्चनायर सब पूछे, उसका मैंने जवाब दिया। और मैंने लिखित में ऑनलाइन कंप्लेन भी डाला, DDA को भी और पुलिस कमिश्नर को भी। तो सारे पुलिस कमिश्नर से लेके DCP से लेके DCP क्राइम से लेके DCP विजिलेंस से लेकर के सारे को मैंने एड्रेस किया है। यानी आगे आने वाले समय में मैं धारा 156(3) में काउंटर केस करूंगा, उसकी तैयारी में मैं हूँ। बिल्कुल तो ठीक। उसकी जो विधिवत जो प्रक्रिया होती है, जज साहब एक ही चीज़ पूछते हैं किसी भी केस में। अगर हम न्यायालय में केस जाते हैं करने किसी विषय पर, तो जज साहब 2 चीज़ पूछते हैं कि आप जो हमारे पास आए हैं अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के लिए, तो इससे पहले आप पुलिस के विभाग के डिफरेंट किस किस हायर अथॉरिटी के पास आप गए, उसका सबूत दीजिए। तो इसलिए केस फाइल करने से पहले मुझे उसकी तैयारी करनी होती है कि हम कहाँ कहाँ किस किस वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए। आदमी जो परेशान होता है तो सबसे पहले SHO को शिकायत करता है, SHO उसका कोई सुनवाई नहीं करता। देन आफ्टर वो जाता है ACP के पास, ACP सुनवाई नहीं करता, जाता है DCP के पास, DCP सुनवाई नहीं करता है, जाता है जॉइंट कमिश्नर के पास, जॉइंट कमिश्नर नहीं सुनता है, जाता है पुलिस कमिश्नर के पास। ये इतने चैनल हैं। उसके बाद के भी चैनल है, जैसे गवर्नर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये चैनल्स है। इस चैनल में जाने के बाद भी अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, देन आफ्टर आदमी कोर्ट का शरण लेता है और उसको धारा 156(3) में कोर्ट से डिमांड करता है कि मेरे इस पर सुनवाई किया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए और इसके लिए FIR दर्ज कराने का आदेश दे। तब जाकर के ये होता है। दूसरा, जज साहब ये पूछते हैं
कि आप जो अपनी बात कह रहे हो इसके संबंध में आपके पास सबूत क्या है, एविडेंस क्या है आपके पास। तो इसलिए कोर्ट में जाने से पहले आदमी को सबूत भी इकट्ठे करने चाहिए। ये मेरा क्राइम फ्री भारत के संदर्भ में आम जनता को ये एक मैसेज है कि सूर्य में कितनी तपन है, अग्नि में कितनी जलन है, बता सकते हैं वही लोग जिनकी जिंदगी हवन है। कुछ तो लोग ऐसे चुनने पड़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णाहुति दे रखी है, जिनका जीवन केवल आम इंसानों की तरह ना हो कि आया, जन्म लिया, खाना पीना खाया, बच्चे पैदा किए, मर गया, दैट्स ऑल। वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति, वही व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है जो देश और समाज के लिए चिंतन करता हो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो कि राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। अगर मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो वो सामान्य इंसान की तरह जिंदा रहना और मर जाना, ये केवल हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने परिवार की केवल चिंता और बस समाप्त, ये नहीं। आप अगर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति भी है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्यावरण के प्रति भी है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी उस जल जंगल जमीन जन और जानवर के प्रति भी है, आपका इस राष्ट्र के प्रति संवेदना भी है, उस पीड़ित मानवता के प्रति भी है। और अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपका जीना तो व्यर्थ है। फिर आप में और पशु में क्या अंतर रह गया। बहुत सुंदर। तो ये जो चीज है, ये इस उत्तरदायित्व का बोध, ये होना आज इसकी आवश्यकता है। मैं आज तक सर, मैं अब इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेबस को टारगेट करता हूँ। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति, मैं इसको सबसे पहले टारगेट करता हूँ। जो उत्तरदायित्व का बोध है, आज हमें फंडामेंटल राइट्स, तो हर लोग अपने अपने राइट्स की बात करते हैं। पुलिस अपने अधिकार की बात करती है, आम जनता अपने अधिकार की बात करती है, किसान अपने अधिकार की बात करता है, मजदूर अपने अधिकार की बात करता है। लेकिन मैं तो सर एक ही बात करता हूँ कि एक ही अधिकार मांगो जिसमें सारे चीज मिल जाएंगे। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, ये जितने हैं, ये दो चीज ऐसे हैं, आप सरकार को विवश कर सकते हो सारे चीज में परिवर्तन करने के लिए। कि भाई हमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में जो लिख के दिया, वो है प्रियम्बल, वो है संविधान की मूल प्रस्तावना। वो मूल प्रस्तावना जो कहती है अक्षरशः उस चीज का पालन हो, और जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमको मिले। मौलिक अधिकार में क्या है? हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण चाहिए, हमें जो है नौकरी मिलना चाहिए, हमें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, हम जो है फ्री होकर के एक्सप्रेशन दे सकें, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, है ना, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। तो ये सारे चीज जब आपको मिलेंगे तो फिर बचा क्या? कुछ रहा ही नहीं उसमें। तो इन सारे चीजों को हम इतने जो लंबे चौड़े डिमांड करते हैं, और सरकार और राजनीतिक दल वो क्या करती है? आपको इस फंडामेंटल राइट से दूर हटा करके दूसरे मामलों के ऊपर में चर्चा करने लगती है। चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, भाषा हो, और भी नए नए मुद्दे हो, उस मुद्दे को उछाल करके बड़ी चालाकी से वो आपके फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज के ऊपर में चर्चा ही नहीं करना चाहती, डिबेट ही नहीं करना चाहती। तो मैं ये सीधा कहना चाहता हूँ कि आम जनता को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारी जनता जो है अपने अधिकारों को ही नहीं जानती और अपने कर्तव्यों को नहीं जानती। जब आप अधिकार के बारे में ही नहीं जानिएगा और अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं जानिएगा तो आप क्या कर पाइएगा? इस शासन और प्रशासन में क्या हो रहा है इसको आपको समझ में नहीं आएगा। और सर, दो तरह के लोग कभी चेंजिंग नहीं कर सकते। पहला वो जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास यानी सुविधा वर्गीय वर्ग, जो अय्यासी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, या जिसको आप कहिए कि एकदम कंफर्टेबल लाइफ फील कर रहा है, वो किसी की भी सरकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा कहता है कि मेरा काम तो बस पैसे से हो जाएगा। वो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरा जो वर्ग है वो है कि आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सुबह में काम नहीं करेंगे तो शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। वो जो वर्ग है जो अपनी फाका कसी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, वो जो सर्वहारा मजदूर वर्ग का है, वो भी व्यक्ति चेंजिंग नहीं कर सकता, इसलिए कि वो अपनी आजीविका में ही भरा पड़ा हुआ है।
हाँ, मर रहा है, कहर रहा है। से हटके कोई समय ही नहीं मिल पाता है, उसकी सोच जी, और चिंतन का तो उसके पास इसलिए ना समय है, ना शक्ति है, जी और जी ना जी, सोच है। तो इसलिए चेंजिंग केवल और केवल मध्यम वर्गीय कर सकता है, और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। जी। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे टारगेट में केवल और केवल मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो ना अप में हैं ना डाउन में हैं, वो बीच में ही, वो दोनों तरफ से उनका प्रेशर झेल रहे हैं। उनके सामने में उपापोह की स्थिति है। और वास्तव में आप अगर आंदोलनों के इतिहास को आप देखेंगे, तो जितना भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जितना भी बड़ा युद्ध हुआ है, जितना भी बड़ा वॉर हुआ है, वो सारे के सारे उसी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहे, ये मैं आपको बता दूं। तो एक तो बात ये है। अब दूसरा है कि सर, जो आपका विचार है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम्म। ये क्या है, इस चीज को, विचार जो है बम से ज्यादा ताकतवर होता है। हम्म। मैं उसको सबसे ज्यादा, जो बम, पिस्तौल, रिवॉल्वर है, उससे भी ज्यादा मैं पावरफुल मानता हूँ। हम्म। विचार में ऐसी शक्ति है कि आप जो है किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से एक से एक कितने बड़े बड़े डकैत हुए हैं, तो उनके दिमाग को बदल करके उनको एक जनरल लाइफ में उसको कन्वर्ट किया है, केवल विचारों के द्वारा। ओके। पुलिस में भी कई ऐसे ऐसे लोग हैं। अब जैसे मैं चार आदमी का नाम विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं सर। पहला नाम टी.एन. शेषन का। चुनाव सुधार में जो उनका योगदान रहा, ऐसा उल्लेखनीय रहा। मुझे दूसरा टी.एन. शेषन आगे आगे तक दिखाई नहीं देता। नंबर 1, जेल सुधार में किरण बेदी का जो योगदान रहा, वो दूसरा मुझे किरण बेदी नहीं दिखाई देती। तीसरा संजय गांधी, जिसने पूरी की पूरी गारंटी के साथ और दबंगता के साथ वो क्या कहते हैं, परिवार नियोजन का जो है वो अभियान शुरू किया, और कहा कि तुम कैसे नहीं कराओगे। एक खास कम्युनिटी के जब लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं कराएंगे, तो उसको उसने दिखाया कि पावर क्या होती है और सत्ता क्या होती है। तो मैं उसको नमन करता हूँ, उस संजय गांधी को। और चौथा जो है, मैं चौथा जो व्यक्ति है उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जैसे ही नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो सवाल ये उठता है, हाँ, सवाल ये उठता है, अब चले आइए पुलिस व्यवस्था पे। आप पुलिस सुधार पे काम किए हैं, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं सर कि अभी उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे एनकाउंटर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो पुलिस दोषी नहीं है? जो 85 पुलिस अफसर विकास दुबे के यहाँ भोजन डेली जिमता था, वो सारा भोजन से लेकर के दारू, ये वो सारा चीज वो प्रोवाइड करता, एक दिन नहीं, डेली उपकृत करता था। तो सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को उपकृत किया जाना, तभी तो उसका नेटवर्क चल रहा था। यानी पुलिस अगर संरक्षण ना दे तो कोई भी अपराधी टिक नहीं सकता, ये मेरा दावा है सर। तो ये सारा कुछ, अगर क्राइम फ्री भारत की आप परिकल्पना की बात करते हैं, तो सबसे पहले पुलिस संरक्षण किस अपराधी को मिल रहा है, यह जानना बहुत आवश्यक है। अगर पुलिस चाह ले तो 1 मिनट में किसी भी क्राइम को जड़ समेत हटा सकती है, जड़ समेत खत्म कर सकती है। लेकिन पुलिस चाहती ही नहीं। इसलिए नहीं चाहती कि उसको संरक्षण देना उसकी मजबूरी है। मैं ऐसे ऐसे नेटवर्क, अब चले आइए, मैं दंगा के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं। अब पुलिस जब फंसती है ना, तो वो अपने आप को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेती है, और मार दिया विकास दुबे को, और पूरा एकदम वाहवाही लूट लिया कि हाँ मैंने एनकाउंटर कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्यों किया गया एनकाउंटर, इस चीज को भी जानना आवश्यक है। जब फंसता है, मेरे पास ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, मैंने भी R&D किया है इस टॉपिक पे, तो मैंने देखा है कि कई तरह के राज वो जानता था, कई तरह के, विकास दुबे, और पुलिस के सारे तंत्र से वाकिफ था। कौन कितना कमा रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, कि कौन कौन रोटेशन है उसका। तो पुलिस ने उसको यूज किया और विकास दुबे ने पुलिस को यूज किया। तो ये जो अन्योन्याश्रय संबंध है, परपेंडिकुलर वाला फार्मूला, अपराधी माफिया और पुलिस का जो गठजोड़ है, और इसके साथ साथ अब उद्योगपति भी शामिल हो गए हैं, और अब इसके साथ पॉलिटिशियन भी शामिल हो गए हैं, राजनेता भी, बिल्कुल, चारों का गठजोड़ है। तो चारों पांचों का जो ये नेक्सस है, तो इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, अपना देश बचा लो आज। कौन चला रहा है इस देश को?
हम आप सोचते हैं कि पीएम मोदी चला रहे हैं, बिल्कुल बकवास वाली बात, मैं नहीं मानता। आप सोच रहे हैं कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बकवास वाली बात। आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, मैं बिल्कुल बकवास मानता हूँ इस चीज को, बिल्कुल मैं सहमत नहीं। वास्तव में ये जो शासन और सत्ता है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो राज्य की सत्ता हो, वो नेक्सस चलाता है। नेक्सस जैसे चाहेगा वैसे किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो उसका सीधा सा कहना है, चाहे किसी की सरकार हो, हम नोट के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत, अपने दबदबा के बदौलत जो है किसी भी तरह के डिसीजन को करवा पाने में सक्षम है, और वो करके दिखाता है। तो इस चीज को हम जो है अगर बात करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं तो सर इसमें ये कहना चाहता हूँ, जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। मैं इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, और मैं इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ कि लोहा लोहे को काटता है। अब मैं शोले फिल्म का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शोले फिल्म में अगर आपने देखा होगा तो उसमें गब्बर सिंह का सामना करने के लिए जो संजीव कुमार जेलर है, उसने 2 कैदियों को उठा के लाया, जेल से निकाला, इस रिस्क पर लिया कि गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लिया उसने, और तब उसको उसके खिलाफ लड़ाया। आज यहां आवश्यकता इसी बात की है। आज अगर हम जेल सुधार की बात करते हैं, तो जो फांसी की सजा जिन कैदियों को मिल चुकी है ना, मुझे उनको निकाल के लाना चाहिए और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। उसी पैटर्न पर काम होना चाहिए, उस शोले फिल्म के तर्ज पे। मैं फिल्म से बहुत कुछ सीखता हूँ, और फिल्म को ऐसा मैं नहीं मानता कि फिल्म जो है हकीकत की दुनिया से अलग होता है। आखिर समाज में जो हो रहे घटनाक्रम है, उसी के आधार पे तो फिल्म की पटकथा लिखी जाती है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, और उस पर फिल्म बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ अलग लड़ाके बनाने पड़े, कुछ अलग पॉलिसी बनानी पड़े, कुछ अलग तरह के वीपन बनाने पड़ेंगे। अब वो AK-47 और AK-47 और AK-56 वाला जमाना चला गया। अब मैं जहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था, अमेठी से, वहां एक फैक्ट्री बनी है, वहां A102 राइफल बना है। परहैप्स A101 है या A102 है, उसकी फैक्ट्री वहीं बनी है। तो सवाल ये उठता है कि हमेशा हथियार के क्षेत्र में भी, हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए नए आविष्कार होते हैं, और नए आविष्कार को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी को, आज 4G का जमाना चल रहा है, अब 5G आ रहा है, उससे ऊपर भी ये जाएगा। तो हम जैसे 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 नई, आज पेजर को लोग भूल गए, कभी पेजर था, है ना, अब पेजर का जमाना खत्म हो गया, अब टच मोबाइल आ गया। तो ये युग है, ये परिवर्तनकारी है। इस व्यवस्था में हमेशा चेंजिंग होता रहता है। अब हमें भी अगर व्यवस्था सुधार की बात करते हैं, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या किया है आपने, क्या क्या नहीं किया, हमें इस लाइन को ग्राह्य करना पड़ेगा। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। हम राजनेताओं से ये पूछना चाहते हैं कि वो भी अपने आप से पूछें कि तुमने क्या क्या सही किया है और क्या क्या गलत किया है। आदमी अपनी एनालिसिस अपने से बेटर कोई नहीं कर सकता। हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसलिए हर आदमी जब अपने हृदय से पूछेगा, अपने दिल से पूछेगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या अच्छाइयां की है और क्या क्या बुराइयां की है, कहाँ कहाँ हम गलती किए हैं, कहाँ कहाँ हम गलती में सुधार कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें एक संकल्प पत्र एक डिजाइन करना होगा। एक ऐसा संकल्प पत्र डिजाइन करना होगा कि आदमी को अपनी गलतियों का स्वीकृति हो, एहसास हो। हाँ, आप एक संकल्प का प्रारूप भी बनाइए। अच्छी बात है। जी। और उसके बाद अब चले आइए पुलिस ट्रेनिंग पे। हमारे IAS अफसरों का पुलिस ट्रेनिंग होता है मसूरी में, और अपने यहाँ भी पुलिस के डिफरेंट ये होते हैं। मैं ऐसे कुछ कैंडिडेट्स को जानता हूं जो योग्य होने के बावजूद उनको ट्रेनिंग में छांट दिया गया, और जो अयोग्य थे उनकी नियुक्ति हो गई। आखिर ये नियुक्तियां कैसे हुई? लेन देन के बदौलत।
यानी लेन देन के बदौलत जो अयोग्य कैंडिडेट हैं वो तो योग्यता सूची में आ गए, और जो योग्य लोग थे वो हट गए। तो जब जिसका बेस ही यहाँ पर अयोग्यता से स्टार्ट होता हो, हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस सुधार ला सकती है? मुझे बता दीजिए। तो असली चीज जो है पुलिस की जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण पारदर्शी बनाना पड़ेगा। उसमें जो उनकी ये है कि मैं जो चाहूं वो करूं, ये नहीं चलेगा। उसको सुपरविजन का, उसको मॉनिटरिंग करने का जो व्यवस्था है वो हमें बनाना पड़ेगा, और उसकी एनालिसिस कोई भी पब्लिक भी कर सकते। मान लीजिए मैं जिज्ञासु व्यक्ति हूँ और मैं पुलिस की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, उसके शासन और प्रशासन को, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को, प्रणाली को मैं टारगेट करता हूँ। अब आप बताइए, मेरा एक दोस्त है, वो केबल टीवी का नेटवर्क चलाता है। ओके। अब केबल टीवी का नेटवर्क चलाता है तो उसने कैमरे लगा रखे हैं डिफरेंट एरिया में, अपने जहाँ जहाँ उसका रेंज है, तो डिफरेंट एंगल से उसने कैमरे चला रखे हैं। अब पुलिस के पास नेटवर्क ही नहीं है, सरकार के पास ऐसा नेटवर्क ही नहीं है कि वो उतना सीसीटीवी कैमरा लगा सके। तो वहाँ पर जहाँ पर सरकारी व्यवस्था फेलियर होती है, वहाँ पर वो प्राइवेट लोगों के ऊपर में आश्रित होती है। कहीं कहीं बैंक के ऊपर में, एटीएम के ऊपर में कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा। तो कोई भी जो क्राइम होता है तो उन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया जाता है। अभी मेरे बेटे का फोन जो है किसी ने वो कर लिया चोरी, उसको बातों में उलझा करके एड्रेस पूछ रहा था और दूसरे आदमी ने चक से पॉकेट से निकाल लिया। मैंने एफआईआर दर्ज कराया, गया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो वो मुझे बहला रहे थे, फुसला रहे थे, हाँ, कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे जाइए। और जब मैंने अपना रूप दिखाया तो वही पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करके मुझे तुरंत दे दिया, विदिन 5 मिनट्स। जब मैंने अपना परिचय दिया, ये आपका थाना जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, मैं उस क्षेत्र से पटपड़गंज विधानसभा सीट से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी रहा हूं, और आप मुझे समझाते हैं कि बाद में हम लेंगे। भाई बाद में क्यों? और मैं जाने से पहले, थाना जाने से पहले पूरा अपना एक्सरसाइज करके गया था। हमारा बेटा कहाँ पर था उस जगह का फोटो खींचा, किस रास्ते से गुजरा उस रास्ते का फोटो खींचा, किस जगह ये वारदात हुई उस जगह का फोटो खींचा, वो वहाँ पर कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किस किस दुकान में, उसका फोटो खींचा। और वो पूरा रूट प्लान बनाया मैंने, पूरा रूट चार्ट मैंने बनाया कागज पे। फिर मैंने एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया और उस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया, दे करके तब मैं एप्लीकेशन को उसको सबमिट किया। फिर वो जैसे जैसे पूछा मैं सब बताता चला गया, सारा चीज़ मैं व्हाट्सएप पर शेयर किया। तो सवाल ही उठता है कि जो भुक्तभोगी है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको भी कुछ एक्सरसाइज खुद करनी चाहिए। आप केवल और केवल पुलिस पर निर्भरता रखेंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आज हर कोई रेडीमेड चीज चाहता है, अपना मेहनत कम करना चाहता है, आपसे मेहनत ज़्यादा करवाना चाहता है। तो वो जो बाद में नानुकुर करेगा तो उसको इतना आसान बना दो कि वो विवश हो जाएगा कि यार इतना आदमी ये मेहनत कर लिया है तो तब तो हमको करना ही पड़ेगा एफआईआर दर्ज। नहीं, दूसरा और चीटिंग क्या हो रहा है, गुमशुदगी में लिखा जाता है रिपोर्ट, चोरी में नहीं लिखा जाता। तो हम इस चीज पर उसके लिए अभी दिल्ली पुलिस क्या करती है, वो कहती है ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर। अब ऑनलाइन एफआईआर की हकीकत क्या है, उसमें सेक्शन अलग होता है, उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी जाती है। वो कभी जीवन में उस पर कोई काम नहीं होता गुमशुदगी वाले का। वो किस लिए बनाई जाती, वो केवल इसलिए बनाई जाती कि फलाने नंबर का मोबाइल मिस हो गया है तो आप अपना उसी नाम और नंबर से आप जो है दूसरा सिम अलॉट कर सकें, उसके लिए आपका एक बेस मटेरियल बन जाए। इसलिए ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया है। उससे किसी को मोबाइल मिल जाएगा ऐसा नहीं है, जब तक आप थाने में जाके एफआईआर दर्ज ना कराएंगे। यानी एफआईआर का प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एफआईआर क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। ऑनलाइन एफआईआर का क्या पावर है, और विधिवत रूप से थाने जाकर के अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, हैंड रिटन एप्लीकेशन में देते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव। ये सारी टेक्निकल चीजें मैंने सीखा, मैंने देखा, तब मैं समझा कि अरे ये तो जनता के साथ भयंकर चीटिंग हो रहा है। जनता को पता ही नहीं कि भाई व्हाट हैपेंड,
तो इन चीज़ों को हमें जनता के समक्ष लाना पड़ेगा। ये चीज़ कभी पुलिस नहीं बताती। पुलिस तो चाहती है कि कम से कम क्राइम जो है लिखा जाए, क्योंकि उसको भी जवाब अपने सीनियर को देना होता है कि क्राइम जो हमेशा कम करके रखो। उसको बताया गया यही ट्रेनिंग में, तो इसलिए वो तो अपने आका की ट्रेनिंग को देखेगा, उसको आपके सेंटिमेंट से और आपके साथ जो अत्याचार हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। और वही जो नारे हैं पुलिस के, शांति, सुरक्षा, न्याय, हम आपके हैं दोस्त, ये सब बकवास वाली बात है, इम्प्रैक्टिकल। मैं आपको, मेरे पास दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुलिस का रौद्र रूप दिखता है। पुलिस किस तरह से धारा चेंज कर देती है, केस को हल्का करने का। सकारात्मक रौद्र रूप दिखता है, सकारात्मक हाँ, नहीं। जी, क्योंकि तो पुलिस के दोनों ही रूप हैं, हाँ जी। सकारात्मक अब मैं, रौद्र ऐसा रूप नहीं एवं है, नकारात्मक हाँ, रौद्र ऐसा रूप। नहीं है, मैंने कुछ ऐसे अच्छे पुलिस अफसर को भी मैंने देखा है, सकारात्मक जिन्होंने रौद्र भी रूप भी भरपूर आपने मदद देखा की। होगा। हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं कि जब कभी मान लीजिए हमारा कोई पॉकेटमारी हो गया, और जब मैंने ऐसे पुलिस अफसरों को मैंने बात किया, मैंने जब उनको बताया, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने टिकट कटवा के मुझे भेजा, उन्होंने अलग से खाने पीने के पैसे भी दिए। मैं ऐसे पुलिस अफसरों को भी जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं काम मेरी जिंदगी में, तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि नियम और कानून को जानना बहुत आवश्यक है। अब आप चले आइए कोर्ट में, टालता तो लीगल वो एक सेल बना दिया। अब उसमें क्या होता है, वो झुनझुना एक पकड़ा दिया गया, उसमें सरकारी वकील होते हैं। अब वो सरकारी वकील के बारे में प्रायः ये पूरी भ्रांति है और हकीकत भी है कि वो बिक जाते हैं, वो बिना पेंदी के लोटे होते हैं, उनको तनख्वाह मिलता है सरकार से, और वो कभी भी जो आपका जो मतलब क्या कहते हैं पार्टी है, और उस पार्टी के पक्ष में वो बोलने के बजाय सेटिंग गेटिंग में विश्वास करती है। वो अन्य पक्ष से लेकर के वो बोलता ही नहीं, टाइम पर वो बहस ही नहीं करेगा। तो ये एक अलग फंडा है, ये वकीलों का माया जाल है। वकील भी कुछ ऐसे हैं जो डेट पर डेट लेकर के, और वो उनका पॉकेट में जो है राशि आती रहे क्लाइंट से, तो इसलिए वो जो है चाहते हैं कि केस जो है, मुकदमा जो है लंबा चलता रहे, खिंचता रहे। तो ये जो लंबी जो न्याय प्रक्रिया है, बोझिल जो न्याय प्रक्रिया है, इसमें वकीलों का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें वकीलों को टांगे जाने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल वकीलों को काला काला कोर्ट में अगर क्षमा करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी कई क्रिमिनल से कम नहीं है। मैं इनकम टैक्स की आप बात कर लीजिए, आज आप जीएसटी की बात कर लीजिए। हमारे जैसे सामान्य नागरिक का, अगर मैं कोई टैक्स का चोरी करता हूं, है ना, तो मैं चोर हो गया। और जितने लॉयर्स हैं, उन्होंने क्लाइंट से जितने पैसे लिए, क्या उसका रसीद देते हैं? कितने वकीलों ने दिया है, कितने लीगल फर्मों ने दिया है, और सरकार उस पर छापा क्यों नहीं मारती? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुलिस इसका मतलब दो तरफा व्यवहार करती है, वकीलों के लिए अलग और सामान्य जनता के लिए अलग। यहां भी पुलिस टारगेट में है। तो ठीक उसी तरह से न्यायालय में ही जो जज साहब के रीडर है, और एक और जो खाता बही वगैरह जो रखता है, वो इन दोनों के यहाँ अगर आप मतलब केवल ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए और मांगिए, तो देखिए किस तरह से चिढ़े चिढ़े कटे कटे तरीके से वो व्यवहार करता है और वार्तालाप करता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 100, 200, 500, 1000 रुपए का नोट अगर उसके साथ अगर इंसर्ट करके अगर आप उसको नहीं देते हैं, तो जैसे लगता है कि आप उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मैंने अनुभव किया, लेकिन मैं भी वही चीज हूँ। आज तक मैंने जो भी काम करवाया जिस भी विभाग में, मैं 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं दिया। हाँ, कोई मेरे से सेवा भावगत अतिथि सत्कार चाहता है, आप आइए हमारे घर पे, या आप अगर ऐसे कहेंगे कि गोपाल जी आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, गोपाल जी आपके साथ नाश्ता करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल कराऊंगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं करूंगा। लेकिन कोई अगर मेरे से चाह ले कि इससे हम 100 रुपया घुस के एवज में ले लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, चाहे मेरा काम कितना भी डिले क्यों ना हो जाए। और मैंने आज तक अपना रिकॉर्ड बातें कही हैं, आप इसे संदेश के रूप में समेटिए। संदेश के रूप में ये है सर कि भ्रष्टाचार तभी होता है, आप भ्रष्टाचार बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं। जिस दिन पब्लिक, जिस दिन आम जनता
किसी भी अफसर को घूस की राशि देना बंद कर देगा, उसी दिन से भ्रष्टाचार का प्राणांत हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले नागरिक जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार हैं। हम चाहते हैं कि मैंने क्राइम किया और मेरे ऊपर धारा ना लगे, मैंने क्राइम किया मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, मैंने क्राइम किया और मैं बिना जेल जाए छूट जाऊं। यह अपराध को, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यह जो प्रवृत्ति है, यह जो मानसिकता है, इससे वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो क्राइम फ्री, और इससे अपराध भी बढ़ता है। जब किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा, तो इससे क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका मनोबल और बढ़ जाएगा कि साला अरे मैंने तो पुलिस को खरीद रखा है यार, पुलिस को जैसे चाहता हूं मैं, तो मेरे पॉकेट में है यार, मैं तो 1000 रुपया दिया साले को और मैंने नाम ही कटवा लिया। ऐसे डंके की चोट पर अपराधी आज बोल रहा है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जहांगीरपुरी का अभी दंगा कांड। जहांगीरपुरी, दिल्ली में एक जहांगीरपुरी जगह है, वहां पर हाल फिलहाल अभी दंगा हुआ। अब मैं आपको वहां का ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। वहां अवैध बांग्लादेशी हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी, और उन सबों को खास कम्युनिटी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो काम क्या क्या करते हैं सो जान लीजिए। वो काम करते हैं कबाड़े का। पहला कबाड़ा, जितने चोरी के माल हैं उन सारे कबाड़ मार्केट में उसको खपाया जाता है उसका। और उसके बाद दूसरा धंधा है ड्रग्स का, और ये सारा पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है। देसी दारू का, अवैध शराब का, ये सारा धंधा पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है। और वहां पर स्थिति ऐसी है कि दूसरा पाकिस्तान बन गया है। स्थिति ऐसी है, रोड को पूरा ब्लॉक कर करके और वो अपना धंधा कर रहा है, यानी कबाड़े का काम कर रहा है। वो प्लास्टिक के पॉलीथीन और ये वो, इसका धंधा चल रहा है। अब आप बताइए कि पुलिस क्या कर रही है? वो अपना अवैध वसूली कर रही है। तो जहां पर पुलिस अवैध हफ्ता वसूली करेगी तो वहां पर क्राइम नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, तो और क्या होगा? और उसका नेक्सस इतना ही वो है कि वहीं पर अंसार नाम का वो लड़का था जिसको पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है। लेकिन उसी अंसार से उपकृत होने वाले कितने पुलिस अफसरों को मैं जानता हूं कि सबको वो कितना हफ्ता देता था। क्या पुलिस इस पर जांच करेगी कि अंसार से उपकृत होने वाले कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कितनी हफ्ता वसूली की? क्या इस चीज के ऊपर में जांच होगा क्या? क्या कभी नहीं होगा। क्या पुलिस इस बात की जांच करेगी कि विकास दुबे एनकाउंटर में विकास दुबे से उपकृत होने वाले कितने पुलिस ऑफिसर्स थे? कभी नहीं जांच करेगी। तो जांच तो वास्तव में इसकी होनी चाहिए। अब तीसरा सुनिए, जब हमको अरेस्ट किया गया तो एसएचओ के रीडर से मैंने पूछा कि आप जो है क्राइम को इम्पोर्टेंट मानते हैं या मोटिव ऑफ क्राइम को? बोला क्राइम को। मैंने कहा बिल्कुल गलत। मोटिव ऑफ द क्राइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेदर देन क्राइम। कहा आप बताइए। मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मुझ पर आपने धारा 302 लगाया, अंदर कर दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे मर्डर करवाया, आपने उस तक तो अपना इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, और वो आदमी तो कानून की जद से बाहर है। तो जो असली मर्डरर है, जिसने मर्डर करवाया, उसको तो आपने छोड़ ही दिया। तो मोटिव ऑफ क्राइम, यह जानने की आवश्यकता है। क्राइम हुआ तो आखिर क्यों हुआ? ये जब जान जाते आप, तो आप हमको अरेस्ट करने के साथ साथ उस व्यक्ति को भी अरेस्ट करते जिसने ये करवाया, जिसने मुझे 10 लाख रुपए का सुपारी दिया था कि फलाने आदमी को ठोक। तो आपने उसको तो पकड़ा नहीं। तो पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था जो है क्राइम बेस्ड है। जबकि मेरा अपना मानना है कि पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मोटिव ऑफ द क्राइम पर होना चाहिए, एंड इट इज द पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आप अपराध विज्ञान को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कानून, मेरे एक गुरु हैं दरभंगा में, वो कहते हैं गोपाल तुम कभी मर्डर भी करके आ जाओगे ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मर्डर करना मत। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी का मर्डर करेगा नहीं। सामान्य कोई भी बात होगी तो तुम नहीं करोगे,
लेकिन असामान्य स्थिति में, विशेष परिस्थिति में प्राण रक्षा के लिए भी अगर कोई आदमी किसी को मार देता है तो वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आता, वो आत्मरक्षा में किया गया कृत्य कहा जाता है। तो ये जो कानून का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इस आधार पर मैं जानता हूं कि कानून की एक धारा दूसरे धारा को तोड़ दे, और यही उसका लूप होल है, यही उसका कमजोर पक्ष है, और इसी कमजोर पक्ष के द्वारा मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे ये भी चीज समझ में आई। तो अभी तक हम जो है केवल और केवल कानून को जानते रहे, लेकिन देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशन। मैंने कानून के ऐसे ऐसे अद्भुत तर्क देखे हैं कि एक ही अपराध में वही हाई कोर्ट और वही सुप्रीम कोर्ट किसी को इतना लंबी अवधि का सजा दे देता है, और ठीक दूसरे ही तरह का उसी नेचर का दूसरा क्राइम होता है, उसमें उसको बाइज्जत बड़ी कर देता है। व्हाट हैपेंड? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये होता कैसे है। ये होता है सब कुछ उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिकमेंडेशन पर, जो वो अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है, वो उसको ऐसा आयाम दे देता है, जितना मोटा उसको मिलता है अमाउंट, उसके आधार पे वो सारा सेक्शन बदल जाता है, तुरंत सारा सेक्शन ही बदल जाता है। मैं दर्जनों ऐसे चीज को देख चुका हूँ और जानता हूँ, कई लोगों से मेरी वार्तालाप की है, साक्षात्कार किए हैं, तो उसने मुझे अपना जीवन का अनुभव बताया कि आज तक मैं फलाने आदमी के ऊपर में वो इतना मर्डर कर चुका है और आज तक उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। ये कैसे हो गया? तो ये काम पुलिस करती है, तो उसके पास पावर है, तो पावर का मिसयूजिंग ज्यादा हो रहा है, पावर का सदुपयोग कम हो रहा है। वो आराम से उस जो अपराधी है, वास्तविक जो अपराधी है, उसको हटा देती है, उसका नाम सबसे पहले डिलीट करने का। यानी पुलिस जो तंत्र अब चलाती है वो असली अपराधियों को डिलीट करने का, और जो जेन्युइन आदमी है उसको फंसाने, इसका ठेका ले रखा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पुलिस के पास है। और अपनी उस पुलिस की वर्दी के आधार पे, और पुलिस को जो असीमित अधिकार है, असीमित अधिकार मैं कहूँगा, तो इस असीमित अधिकार के बदौलत वो किसी भी इनोसेंट आदमी को जेल में भेज देती है। अब इस चीज के ऊपर में एक कदम और बढ़ी है। जब मैं जेल गया तो मैंने लगभग 55 कैदियों के इंटरव्यू लिए, पूरे 9 दिन में। 9 दिन में 55 कैदियों के इंटरव्यू। उसमें एक कैदी ऐसा भी था जिसको फांसी की सजा हुई थी। तो मैंने उसको सुझाव दिया कि तुम अपनी आत्मकथा की तैयारी करो। उसने राष्ट्रपति के सामने में याचिका डाल रखी है, तो मैंने उसको सुझाव दिया कि तुम जो है ना, तो अपना आत्मकथा लिखो, और उस आत्मकथा का जो प्रीफेस है और जो कंटेंट का जो डिजाइन है, विषय सूची का जो डिजाइन है, वो मैं करूँगा। वो रोने लगा कि मुझे जिंदगी में पहला एक ऐसा आदमी मिला जो मेरे को इतना समझ पाया, मेरे को इतना सेंटिमेंटली खरीद पाया। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा, चाहे मुझे जितनी लंबी सजा क्यों ना हो जाए, मेरा बेल हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और ये काम मैं जेल के अंदर भी कर सकता हूँ और जेल के बाहर भी कर सकता हूँ। तो उसने अपना पूरा नाम, पता, ये वो, फादर्स का नाम, बहुत सारे चीज़ सीमित अवधि में उसने मुझे डिस्कस किया। फिर उसने मेरे को कहा कि आपको जेल में जो सुविधाएं चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब बताइए, कहाँ तो आप बात करते हैं कि भाई जेल कैदियों के लिए कारागृह गृह होता है, उसके सामने में पूरी तरह सिक्योरिटी होती है, तामझाम होता है। उस आदमी ने कैसे दावा किया और उसने करके दिखाया, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया। मेरा दिल अलाउ नहीं किया। मैंने कहा यदि मैं कारागार में आया, मैं उस सजा को पूरा भुगतूंगा। मैंने कहा बस अगर देना ही चाहते हो तो 3 चीज़ मुझे दे दो। मैंने कहा एक कलम दे देना, एक सादा कागज दे देना 10 पेज, और तीसरा जो है मुझे नवभारत टाइम्स अखबार दे। नहीं सुन रहे हैं। तो ये 3 चीज जब मुझे मिला तो मेरे साथ जितना अन्याय हुआ था उन सारी चीजों को लिखा मैंने। और मैंने उन कैदियों के जिन चीज को, जिस कैदियों से मैंने बातचीत किया और मुझे लगा कि नहीं ये इनोसेंट है, उसमें से मैक्सिमम कैदियों से मैंने बातचीत किया तो मुझे पता लगा कि 70% से जो अधिक व्यक्ति हैं वो वास्तव में पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए गए, पुलिस द्वारा फंसाए गए और पुलिस का अवैध वसूली का शिकार बना।
ये हमारी एनालिसिस है। तो मुझे लगा कि जो पुलिस अपने आप को स्टार लगा करके शान के साथ, रुआब के साथ ये कहती है, उसको इतना सारा वो मिला हुआ है, पावर मिला हुआ है, उस पुलिस से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर एक पुलिस वाले से, कि उसने अपनी जिंदगी में कितने कंप्लेंट्स आए उसके पास, नंबर 1। उस कंप्लेंट्स में कितने का FIR उसने किया, नंबर 2। नंबर 3, उस FIR पर वास्तव में उसने कितना काम किया ईमानदारी से। नंबर 4, कितने का इन्वेस्टिगेशन उसने तय समय सीमा में किया। नंबर 5, उसमें से कितने जो आरोपी थे उसको उसने पकड़ लिया। नंबर 6, कितने भगोरे रहे जो उसके पकड़ में आए ही नहीं। नंबर 7, जितने आरोपी थे क्या उसको उसने सजा दिलवा पाया। नंबर 8, अगर सजा नहीं दिलवा पाया तो ये उसके इन्वेस्टिगेशन की चूक क्यों ना मानी जाए। नंबर 10, उसके बाद भी उसने अपनी जिंदगी में कितने सेक्शंस को हटा करके दूसरा सेक्शन लगाया, या जज साहब के ऑर्डर से लगाया या नोट लेकर के उसने सेक्शन की धाराएं बदल दी। यानी जाना था पूरब अपराध का, वो चला गया पश्चिम। तो इतने 10 जो ये पॉइंट्स हैं, ये छोटे नहीं है। दैट इज मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट। और मैं तो सीधा कहता हूं, जिस टाइम में मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरे से बयान ले रहे थे, वो मैंने इस तरह के क्वेश्चन की पूरा सीरीज लगा दिया। मैंने तो समझ में आ गया कि ये आदमी क्या है। मेरे से पूछा कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड। मैंने बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, 4 लीगल फर्मों का कंसल्टेंट हूं मैं, और 7,000 से ऊपर RTI फाइल कर चुका हूं। मैंने कहा जो आपने मेरा बैग जो सीज किया है, अगर मैं एक्सटॉर्शन करता तो ये पूरी पोथी पत्रा का दस्तावेज लेकर के मैं नहीं जाता। और एक्सटॉर्शन करने वाला कभी भी उसके ठिया पर नहीं जाता, डीलिंग दूसरे जगह करता है। नंबर 5, अगर जाता तो अकेले नहीं जाता, हम अपने टीम के दूसरे मेंबर को बोलते। मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया, ओवर कॉन्फिडेंस में साजिश का शिकार हुआ। ये मेरी माइनस पॉइंट है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है, और जो मैं ये सोचता था, अरे मैं बातचीत के लिए तो जा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, बुलाया है आग्रह के साथ। तो उन होटल मालिकों के बुलावे पर मैं गया था, और इसको पूरा प्लान किया था। प्लान जो डिजाइन किया था वो ACP ने किया था कि जब ये आ जाएगा उसके बाद आगे का क्लास इसका हम लेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब किसी को पुलिस फंसाना चाहे तो 1 मिनट में मेरे पास दर्जनों ऐसे उदाहरण है। किसी के पॉकेट में हेरोइन रख दिया, किसी के पॉकेट में चरस रख दिया, किसी के पॉकेट में जो कट्टा आज तक चला ही नहीं वो कट्टा रख दिया, शराब रख दिया, पाउच रख दिया, बहुत सारे चीजें। हाँ, और किसी को किसी कांड में कोई रोल नहीं दिया है, उसका मोबाइल लोकेशन भी नहीं बता रहा कि वो आदमी यहाँ अवेलेबल है, और उसको वो बता देगा कि भाई ये इस क्राइम में इन्वॉल्व है। ये तो बाद में उसको शख्स को साबित कर लेगा, वो अलग बात है कि जब हमारा मोबाइल लोकेशन ही नहीं बता रहा था कि हम यहाँ हैं और हम फलाने जगह प्रेजेंट थे, हम हरिद्वार में थे, तो हमने मुंबई में कांड कैसे कर दिया। ये तो जब बताएगा और जब प्रूफ करेगा तब की बात है। लेकिन फिलहाल तो पुलिस फंसा ही देती है। तो अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मुझे पुलिस ने कह दिया कि तुम बेईमान हो, तुम मर्डरर हो, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हमारे जंतर मंतर पर, दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, जहाँ पर सारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति का मैंने धरना प्रदर्शन देखा जो कहता है मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। यानी पूरी पुलिसिया रिकॉर्ड में उस व्यक्ति को मरा बता दिया गया। अब वो आदमी संघर्ष कर रहा है कि तुम मुझे जिंदा मानो, आई एम अलाइव। वास्तव में वो आदमी जिंदा था। पूरी पुलिस रिकॉर्ड में उसको मरा बता करके और उसका सारा संपत्ति और उसका सारा पेंशन और सारा बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया गया। वो किसने खाली क्या किया? पुलिस बिना, हाँ जी, किसने खाली किया? जो भी उसका जो प्रतिद्वंदी पक्ष था, चाहे वो पत्नी रही हो, चाहे वो उसका अपने रिश्तेदारी में जो भी शख्स रहा हो या कोई मित्र रहा हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि बिना पुलिस के सपोर्ट के कोई भी अपराध और कोई भी अपराधी डंके की चोट पर अपराधी नहीं बनता, नहीं कर सकता।
आज बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वो सबसे पहला जो काम करते हैं वो पुलिस के साथ सांठ गांठ करने का काम करती है। क्राइम करने से पहले की बात बता रहा हूँ। यानी पुलिस को बजाता अपने विश्वास में लेकर के ये कह देता है कि फलाने बज के 8:49 पर हम ये मर्डर करने वाले हैं, हम ये डाका डालने वाले हैं। आपको आंख पे पट्टी बांध लेना है, आपको इस तरह मूवमेंट नहीं करना है, आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, या एफआईआर दर्ज करने की भी व्यवस्था हो तो हमारे ऊपर में आंच नहीं लगना चाहिए, फलाने आदमी का नाम एफआईआर में दर्ज कर दीजिएगा। अब बताइए, जब इतनी व्यवस्था वो पहले से ही सुनियोजित योजना और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपराध करता है, तो ऐसे पोजीशन में हम क्या न्याय और क्या पारदर्शी शासन व्यवस्था का उम्मीद कर सकते हैं? आज हमें ये जानने की जरूरत है। इसलिए जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगा करके तमाम मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिस तरह से आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखिएगा कि ऑपरेशन कक्ष का भी मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है, ऑपरेशन कक्ष में भी कैमरा लग गया है, और कैसे कैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उसका कोई भी आदमी, उसके परिवार का सदस्य डायरेक्ट उस टीवी स्क्रीन पे देख सकता है। आपने देखा है सर? देखा है। हाँ जी। तो ठीक ठीक इसी पैटर्न पर मैं पुलिस व्यवस्था में भी ये परिवर्तन चाहता हूँ कि जब तो आपने क्राइम फ्री भारत को यदि आपने समझा होगा और जाना होगा तो ये सब व्यवस्थाएं वहाँ अवेलेबल है। हाँ जी। उसमें 5 पब्लिक को समझने की और पब्लिक को समझाने की यहाँ 2 पक्ष है। इस व्यवस्था को देखो, पहले जनता समझे और फिर जनता समझाए दूसरों, और फिर डिबेट करे पुलिस के साथ। 2 चीजें हैं, समझना और समझाने से पहले उस व्यवस्था को जमीन पर उतारना जी, क्योंकि वो अभी आपने कहा कि ऐसी व्यवस्था होगी, उसको जमीन पे उतारने के लिए जो बाधाएं हैं वो समझना पड़ेंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अभी वो व्यवस्था जमीन पे अवेलेबल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में है, राइट? वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं ये कह रहा हूँ सर, इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड का जो संविधान है वो एकदम न्यूनतम पेज में है। हाँ, इंग्लैंड का तो कोई रिटन संविधान है ही नहीं, करने की आवश्यकता है। हाँ जी, इंग्लैंड का तो कोई रिटन संविधान ही नहीं है। नहीं, इंग्लैंड का परहैप्स या किसी और कंट्री का है, बहुत शॉर्ट में है और दर्शी है, और वहाँ बिल्कुल लोग ना ताला बिना लगा करके और चलते हैं, वहाँ पर कोई इस तरह का क्राइम ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब सख्त कानून होगा और पुलिस में ईमानदारी होगी, शासन व्यवस्था पारदर्शी होगा और सख्त होगा, पारदर्शी भी होना चाहिए, सख्त भी होना चाहिए, और पब्लिक द्वारा उसको एडॉप्टेबल भी होना चाहिए, उसको खुद पब्लिक का सपोर्ट रहे, तब मैं समझता हूँ अपराध जो है न्यूनतम होगा। देखिए, अपराध को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो चीज है सर, वो आज जो जिहाद जो हो रहा है, ये बहुत लंबा हो गया है, अब इसको समेटा जाए और इसको अगले सर, अब मेरा अंतिम बात ये है सर, क्योंकि 59 मिनट का हो गया है, तो अब उसको 1 मिनट में समेटिए आप। हाँ जी। तो सर, मैं तमाम श्रोताओं से मैं अपील करता हूँ, देश के उस सारी जो जागरूक जनता है, जनता 2 तरह की होती है, एक सामान्य जनता और एक जागरूक जनता। जागरूक जनता ही देश और समाज के बारे में चिंतन करती है और उसमें बदलाव करती है। तो मैं उन तमाम जागरूक श्रोताओं से, जागरूक नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत का जो ये अभियान है, जिसको मैथिली शरण गुप्ता IPS अधिकारी जो कर रहे हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जो ये चल रहा है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मैंने इसको अभी अंशतः अभी जाना है, समझा है, डिस्कशंस किया है, फेस टू फेस बातचीत भी किया है और मिले भी हैं। तो इतने कम समय अवधि में हम डंके की चोट पर ये बात कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाला
जो भविष्य है, भविष्य में हम अपराधियों के लिए, अपराधियों के ऊपर में पुलिस कैसे हावी होगी और पुलिस अपने चाल चरित्र और चेहरा में कैसे बदलाव लाएगी, इन सारे चीज का समाधान हो सकता है बशर्ते कि जनता जागरूक हो जाए। मैंने एक फिल्म देखा था जिसमें एक लॉयर जनता को इतना जागरूक बना देती है कि कोई भी तरह का क्राइम होता है या कोई भी आदमी, कोई भी ऑफिसर अगर गलत चीज करता है, अवैध करता है, तुरंत वो एप्लीकेशन डाल देता है और तुरंत वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है। वो जनता पुलिस से पूछना शुरू करती है या अफसर से पूछना शुरू करता है, तो अफसरों की भी हालत खराब हो जाती है और पुलिस की भी हालत खराब हो जाती है। तो आज वास्तव में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें इस बदलाव को लाए जाने की आवश्यकता है। इसमें जो हमारे छात्रगण हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉमन कॉज के लिए काम करने वाली एनजीओ है, जो इसमें टीचर्स हैं, जो इसमें प्रोफेसर्स हैं और जो जागरूक जो नागरिक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। हम केवल अधिकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के निर्वहन की भी बात करते हैं। और कर्तव्य का निर्वहन बिना आपके आंतरिक सहयोग के, बिना आपके समर्पण के, बिना आपके आहुति के और बिना आपके द्वारा जन जागरूकता के संभव नहीं हो सकता। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया तो निश्चित रूप से जो घटनाएं दूसरे के साथ घटित हो रही है, जो अपशकुन दूसरे के साथ हो रहा है, जो दुर्घटनाएं दूसरे के साथ हो रही है, वो दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। अगला नंबर आप ही का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ और अपने मार्गदर्शक, अपने मेंटर मैथिली शरण गुप्त जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। और उनसे जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन सबों को नमन करता हूँ, उन सबों को प्रणाम करता हूँ और उन सबों से एक ही अपील करता हूँ कि हमारे लायक कभी भी किसी भी तरह की सेवा की आवश्यकता हो आरटीआई के क्षेत्र में, जन जागरूकता के क्षेत्र में, तो ये बंदा हमेशा 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9910341785। कोई भी आदमी गूगल पे सर्च करके गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से सर्च करके मेरी एक्टिविटीज को देख भी सकता है। मैं तहे दिल से पुनः अभिवादन करता हूं और क्राइम फ्री भारत के अभियान के साथ जुड़ करके और जोड़ करके आपका और अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आइए हम श्री गोपाल प्रसाद जी के आह्वान को स्वीकार करें। हमारी प्रार्थना है कि आप क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं उनको समझें। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम जो है थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस अपराध करने का एक जो ऑप्शन है उसको ही हटाने की क्षमता रखते हैं, राइट जी। तो जी। पहला जैसे रजिस्ट्रेशन के बारे में है, दूसरा सर्टेनिटी इन्वेस्टिगेशन की वो भी 15 दिन में है, तीसरी सर्टेनिटी न्याय वो भी बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से है, चौथी सर्टेनिटी डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से राइट टू प्राइवेसी देते हुए कैसे डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज मालूम होगी, हर चीज का साक्ष्य होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का यूज करते हुए कैसे जो है हम स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत अपराधी जो अपराध करने निकला है वो अपने मंजिल पे पहुंच के अपराध करने के पूर्व उसे स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस कैसे हर हालत में रोक पाएगी एंड आगे चल के अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और आखिरी सर्टेनिटी जो है जब डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो वो अपराधी क्यों बने रहने दे। ऐसे सभी लोगों को पहचान करके स्मार्ट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के माध्यम से ऐसे सभी अपराधियों को नेशनल रिसोर्स में कन्वर्ट करके उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाए तो अपराध करने के लिए जमीन पर अपराधियों की संख्या सनई सनई कम होती जाएगी। कुछ अपराध होंगे क्योंकि कुछ रिएक्शनरी ऑफेंस होते हैं, कुछ अनइंटेंशनल ऑफेंस होते हैं, उनका सिस्टम संज्ञान भी लेगा, 15 दिन में विवेचना पूर्ण करेगा, 30 दिन में न्याय मिल जाएगा।
और धीरे धीरे सिस्टम में आस्था जनरेट होगी। आओ हम ऐसे सिस्टम को एनर्जी मॉडल के माध्यम से जमीन पर उतारें, और इसे जमीन पर उतारने के लिए एनर्जी मॉडल से बेहतर और कोई जो है मॉडल नहीं है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि एनर्जी मॉडल के ढेर सारे वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाइए, उसको सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और इसका हिस्सा बनिए। आओ हम सब मिलके अपनी एनर्जी को इसमें जोड़ते हुए बदलाव का सशक्त माध्यम बने, ऐसी सभी से प्रार्थना है। और गोपाल प्रसाद जी ने लंबा 1 घंटे का अपना समय दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और इस वार्तालाप को जो है यहीं पे